Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हनीकम इन कंक्रीट. दिस इज कॉमन फेनोमेनन के कंक्रीट में आता है हनीकम. सो हनीकम क्या होता है? व्हाट इज हनीकम? हनीकम का रीजन क्या होता है? व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? और अगर हनीकम हो गया तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject. Let's start into the subject, that is what is honeycomb and how to प्रिवेंट और हाउ टू रिपेयर द हनीकम. तो उसको जानने के लिए हमको फर्स्ट जानने का है कि हनीकम क्या होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हनीकम? हनीकम इन कंक्रीट रेफर्स टू वॉइड्स और hollow pockets formed due to incomplete filling the concrete in the formwork. तो हम क्या समझ गए इसके कि हनीकम है इनकम रिफर्स टू वॉइड. अगर कंक्रीट के अंदर वॉइड रह गया, दैट हॉलो पॉकेट भी क्रिएट हो गया, दैट वी कॉल्ड हनीकमिंग. In these voids resemble a beehive, hence the term honeycomb is coming. तो ये voids कैसे दिखते हैं? beehive के जैसे. That is why इसको बोलते हैं हम लोग honeycomb concrete. So honeycomb concrete क्या है ना? Air voids inside the concrete. तो void रहेगा क्या? concrete का कुछ प्रॉब्लम है? Of course, the concrete होमोजीनियस नहीं रहेगा, डेंसिटी सेम नहीं रहेगा, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ सही नहीं रहेगा, और जो एयर पॉकेट्स और एयर वॉइड्स है तो स्ट्रेंथ सही नहीं होने की वजह से अगर लोड आ जाएगा तो इसको स्ट्रक्चरल फेलियर भी हो सकता है. और वो जो वॉइड्स क्रिएट है उसके अंदर आपको सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, कार्बन डाइऑक्साइड सब इंक्रीज हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? करोशन ऑफ स्टील हो जाएगा, कंक्रीट को डिफॉर्मेशन हो जाएगा. तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड so also the strength will be a problem. So that is why the honeycomb is not good for the concrete at all. तो हनीकम अगर आ गया तो हनीकम को इमीडिएटली हमको रिपेयर करना पड़ेगा. हनीकम कैसे दिखता है? आप ये दो फोटो दे देखते हो जस्ट फॉर द एग्जांपल. ये हनीकम ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है. ये सुपरफिशियल भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है. सो हनीकम इज द refer to the voids, hollow pockets formed due to incomplete filling of the concrete in the formwork. So this is a definition of honeycomb. The next part is why honeycomb appears in the concrete. क्योंकि हमको हनीकम नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका रूट कॉज जानना पड़ेगा. हनीकम क्यों आता है? मान लो कि आपका शरीर में कुछ बीमारी हुआ, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर वो बीमारी का रूट कॉज जानने को कोशिश करते हैं. इसके लिए वो क्यों? क्योंकि अगर रूट कॉज मालूम हो जाएगा तो हनीकम या जो डिजीज है, डिजीज का इलाज भी इमीडिएटली हो जाएगा. तो इधर में भी हमको अगर हनीकम को रिमूव करना है कंक्रीट से, तो हनीकम का रीजन क्या है वो जानना है. तो क्या क्या रीजन हो सकता है? दैट इज फर्स्ट इज पुअर कॉम्पैक्शन. व्हाट इज कॉम्पैक्शन और द कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन इज दैट कंक्रीट के अंदर जो एयर वर्ड्स रहता है फ्रेश कंक्रीट के अंदर विथ वाइब्रेशन हम लोग वो एयर वॉइड्स को रिमूव कर देते हैं कंक्रीट से. सो कंक्रीट बिकम डेंस एंड द होमोजेनियस. सो डेंसिटी और द स्ट्रेंथ विल बी नॉट अ प्रॉब्लम. सो हमको मालूम है कि एज पर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट और एज पर द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट there are 1%, 0.5% air voids is there inside the concrete. तो हम जब कंक्रीट को प्रेस करते हैं क्या करते हैं ना? वाइब्रेटर यूज करते हैं. ज्यादातर से हम लोग नीडल वाइब्रेटर यूज करते हैं. तो नीडल वाइब्रेटर की यूज करने से या सर्वेट वाइब्रेटर भी यूज कर सकते हैं. तो नीडल वाइब्रेटर यूज करने से हम लोग क्या करते हैं? जो एयर वॉइड्स है वो एयर वॉइड्स को रिमूव कर देते हैं. अगर मान लो कि ये कॉम्पैक्शन सही नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? एयर वर्ड्स इनसाइड में रह जाएगा. तो एयर वर्ड्स रह जाएगा तो क्या होगा? हनीकम क्रिएट होगा. तो फर्स्ट इज द पुअर कॉम्पैक्शन, देन कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट. ये हम लोगों का इस चैलेंज बीम कॉलम जंक्शन. ये क्या होता है ना? बीम कॉलम जंक्शन में ऑलवेज रेनफोर्समेंट कंजेस्टेड रहता है. तो ये कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि कंक्रीट एक ठीक से पास नहीं होता है और उसको कॉम्पैक्शन भी करना सही नहीं होता क्योंकि एकदम जगह छोटा हो जाता है, उसमें से एग्रीगेट पास नहीं होता. इट्स अ कॉमन चैलेंज. तो उसमें क्या हो जाता है? डेंस रिवर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंक्रीट टू फ्लो एंड कॉम्पैक्ट प्रॉपर्ली. वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वॉइड क्रिएट हो जाएगा. देन इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन. ये एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Improper mix design is harsh or overly steep mixes prevent proper flow and filling all gaps.
हमको क्या है ना, ऑप्टिमल मिक्स डिजाइन करना है। अगर हमारा मिक्स डिजाइन फॉल्टी हो गया तो मिक्स होमोजीनियस नहीं हो गया, मिक्स का प्रॉपर्टी सही नहीं रहेगा तो हनीकॉम्ब क्रिएट हो जाएगा। देन इनसफिशिएंट मॉर्टर, दिस लैक ऑफ द फाइन मटेरियल्स और सीमेंट पेस्ट टू बाइंड ऑल द गैप्स। क्या होता है ना, कंक्रीट को क्या होता है, हमारा पहला 20 mm वाटर गैप, उसके बाद छोटा पत्थर 10 mm, सो 20 mm का जो वॉइड्स होता है 10 mm से वॉइड्स फिल हो जाता है। उसके बाद जो 10 mm के अंदर जो वॉइड रहता है वो हम लोग सैंड और द फाइन एग्रीगेट उसमें वॉइड हो जाता है। नाउ ये तीनों तो वॉइड हो गया, अभी इसको बाइंड करने का है। अगर सही ढंग से बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये सीमेंट पेस्ट और द कंक्रीट क्रिएट नहीं होगा। तो बाइंडर कौन है, सीमेंट क्या होता है, ये तीनों प्रोडक्ट को बाइंड करके एक हार्ड सीमेंट पेस्ट बनाता है, दैट वी कॉल्ड कंक्रीट। नाउ अगर इनसफिशिएंट मॉर्टर रह गया, लैक ऑफ मटेरियल फॉर द सीमेंट पेस्ट, तो क्या होगा, ये बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होगा तो गैप क्रिएट हो जाएगा। अनदर इज द कोल्ड जॉइंट्स। एक कंस्ट्रक्शन में इट्स अ कॉमन, द कोल्ड जॉइंट इज ऑलवेज क्रिएटेड। अगर ये कोल्ड जॉइंट्स क्या होता है, डिले इन फ्लोरिंग, मान लो एक लेयर हो गया, अभी कंक्रीट नहीं आ रहा है, आरएमसी प्लांट से नहीं आ रहा है या रास्ते में रुक गया ट्रैफिक की वजह से, क्या होता है ना, हमारा दूसरा लेयर जो है उसको डिले हो जाता है पोरिंग करने में, तो तब क्या हो जाता है, ये कोल्ड जॉइंट फॉर्म हो जाता है। ये कोल्ड जॉइंट भी हमारे लिए हानिकारक है, ये हनीकॉम्ब कैन क्रिएट। सो डिले इन पोरिंग ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन अनबॉन्डेड लेयर्स, और इसके लिए भी हनीकॉम्ब क्रिएट हो सकता है। देन लीकेज फ्रॉम फॉर्मवर्क, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट जॉइंट होता है, हमारा जो फॉर्मवर्क का जॉइंट होता है, वो जॉइंट क्या है ना, बराबर एकदम फिल करने का। अगर बराबर फिल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उधर से स्लैरी लीकेज होगा। स्लैरी क्या है, सीमेंट मॉर्टर पेस्ट। सो अगर वो निकल जाएगा तो कंक्रीट को बाइंड करेगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसकी जगह से वॉइड क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जब कंक्रीट को आप करने जाओगे ना, तो फॉर्मवर्क का चेकिंग बराबर होना चाहिए, क्योंकि देयर शुड बी नो लीकेज। जो जॉइंट है फॉर्मवर्क का, वो जॉइंट एकदम बराबर होना चाहिए। देन इम्प्रॉपर प्लेसमेंट टेक्निक्स, ये भी एक चीज होता है, गलत हो जाता है। मान लो कि आप पोरिंग हाइट 2.5 मीटर या 3 मीटर से डायरेक्ट कर रहे हो, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, और सेग्रीगेशन हो जाएगा तो आपका कंक्रीट में वॉइड्स आ जाएगा, हनीकॉम्ब हो जाएगा। पोरिंग कंक्रीट फ्रॉम एक्सेसिव हाइट, हमारा कोड गाइडलाइंस देता है मैक्सिमम 1.5 मीटर कैन बी डन, अबव दैट सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन हो गया तो हमारा कंक्रीट में वॉइड्स आ जाएगा और हनीकॉम्ब क्रिएट हो जाएगा। तो ये है व्हाई हनीकॉम्ब अपीयर्स इन कंक्रीट। हमने अभी जान गया कि हमारा रीजन क्या होता है हनीकॉम्ब का। तो अगर रीजन जान गया तो हमको अभी मेडिसिन देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को मालूम हो गया ये आपका जो बीमारी है वो बीमारी का रीजन क्या है, तो उसी वजह से डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, और अगर मेडिसिन ले लिया तो आपको बीमारी सही हो जाता है। तो इधर में भी हमने बीमारी क्या है, हनीकॉम्ब, और तो बीमारी का रीजन क्या है ऑलरेडी मैं डिस्कस किया। नाउ हमको वो बीमारी का मेडिसिन देना है कि हमको और हनीकॉम्ब कंक्रीट में नहीं चाहिए। तो क्या होता है, प्रॉपर मिक्स डिजाइन। पहली चीज है कि आपको मिक्स डिजाइन ऑप्टिमल होना है। So ensure workable mix with adequate fine slump around 7500 is the minimum is ideal, or as per the mix design we can pump concrete 120 130 और 190 वो जा सकता है। तो वो क्या है ना, आपका मिक्स डिजाइन के हिसाब से आपका जो स्पेसिफिकेशन है, आपका जो आईएस कोड है, आपका जो कंक्रीट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको मिक्स डिजाइन एकदम बराबर करना पड़ेगा। अदरवाइज इम्प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, और इम्प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो हनीकॉम्ब क्रिएट हो जाएगा। देन यूज वाइब्रेटर इफेक्टिवली। नाउ अभी ये वाइब्रेटर यूज करने का, क्योंकि हमने जान गया कि कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड्स है उसको निकलना है हनीकॉम्ब को ट्रीट करने के लिए, तो हमको प्रॉपर्ली वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे वाइब्रेट किया जाता है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका टाइम कितना है, उसका आरपीएम क्या है, I have made a detailed video on that, link is there or in the description, please check, you will get the full information about how to do the compaction of the concrete properly. So internal needle vibrators should be used systematically to remove air. So vibrators effectively use नहीं हुआ तो हमारा हनीकॉम्ब आ जाएगा, क्योंकि एयर वेट्स रह जाएगा। देन लेयर्ड प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारा मान लो कि एक साथ में 600 mm 700 mm डाल दिया, आप अगर कॉम्पैक्शन भी करोगे तो पूरा कॉम्पैक्शन नहीं होगा, उसमें एयर वेट्स रह जाएगा और आपको गैप रह जाएगा और आपको हनीकॉम्ब आ जाएगा। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड दैट मैक्सिमम हाइट इज 300 to 400। प्रॉपर्ली आप उसको ये कॉम्पैक्ट करो, उसके बाद दूसरा लेयर डालो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द कंक्रीट इन लेयर
without having a cold joint. That is also important. And then good formwork. हमने उसमें क्या देखा था कि फॉर्मवर्क अगर सही नहीं है तो स्लैरी लीकेज हो जाएगा, और स्लैरी लीकेज हो जाएगा तो हमारा हनीकॉम्ब आ जाएगा। तो हमारा क्या होना, हमारा जो फॉर्मवर्क है एकदम टाइट एंड लीक प्रूफ शटरिंग प्रिवेंट्स टू स्लरी लॉस, ये एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको एज ए साइट इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर, आपको इंश्योर करने का है देयर इज नो लीकेज फ्रॉम स्लरी फ्रॉम द कंक्रीट। देन रिबार स्पेसिंग इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीम कॉलम जंक्शन में आपको कंजेस्शन आएगा ही, क्योंकि बीम का रिइंफोर्समेंट, कॉलम का रिइंफोर्समेंट सब एक साथ में आ जाता है। बीम उसके बाद टाई रॉड होता है, सब एक साथ में आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन सफिशिएंट क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रिवर्स एंड फ्लो ऑफ कॉम्पैक्शन। सो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी चूज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि वो जगह में आप कंक्रीट फ्लो नहीं कर सकते, कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हो, तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में जाना पड़ेगा। तो यू हैव टू चूज और यू हैव टू फाइंड आउट द solution, otherwise again the honeycomb will come. Then experience workmanship. Now skill level ensure correct pouring, vibration and finishing. इसके लिए आपको क्या करने का है, आपको ट्रेन करना पड़ा है आपको वर्कफोर्स को, क्योंकि आप जाके काम नहीं करोगे। तो जो काम करेगा जो बंदा, उसको ट्रेन करने का है हाउ टू डू द वाइब्रेशन और हाउ टू डू द कॉम्पैक्शन। देन प्रॉपर सुपरविजन, और सुपरविजन जो बराबर है तगड़ा होना चाहिए। क्वालिटी इंजीनियर, साइट इंजीनियर तो साइट में रहता है, तो आपको एकदम बराबर चेक करना है कैसे उसको प्रॉपर्ली वाइब्रेट किया जा रहा है। तो ये है आपका बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड हनीकॉम्बिंग। तो हमने क्या देखा, ये क्या क्या रीजन है हनीकॉम्ब का, उसके हिसाब से हमको क्या बेस्ट प्रैक्टिस करने का है। ये सब करने के लिए हमारा हनीकॉम्ब नहीं आएगा, फिर भी साइट में क्या होता है, हनीकॉम्ब आ जाता है। क्योंकि हमने तो भी ऐसे करते हैं ना, मेडिसिन डॉक्टर ने दिया, मेडिसिन सही ढंग से नहीं पिया तो क्या करेंगे, फिर आपको हनीकॉम्ब आ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर हनीकॉम्ब आ गया तो उसको कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए, क्योंकि हनीकॉम्ब इज नॉट गुड फॉर द कंक्रीट हेल्थ, द कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, कंक्रीट स्ट्रेंथ, ऑल विल बी इन अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या करने का पड़ेगा, हनीकॉम्ब आ गया तो उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हनीकॉम्ब दो तरीके से होता है, एक सुपरफिशियल हनीकॉम्ब और द शैलो वॉइड, और डीप और स्ट्रक्चरल हनीकॉम्ब। दैट मींस ए वॉइड जो है, हनीकॉम्ब जो है एकदम अंदर तक चला गया। तो आपको पहले एसेस करना पड़ेगा है कि आपको जो हनीकॉम्ब है वो किस टाइप का हनीकॉम्ब है, ये सुपरफिशियल है और द डीप है। तो सुपरफिशियल है तो आपको सरफेस में ही रहेगा, तो सरफेस में रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में क्लीन द एरिया विथ वेयर ब्रश और एयर ब्लोअर। तो फर्स्ट जो लूज मोटर है वो एरिया को एकदम बराबर क्लीन करना पड़ेगा, पहले एयर ब्रश से। अगर मान लो कि हैंड चिजल चाहिए, हैंड चिजल से क्लीन करना पड़ेगा उसका क्लीन, और एयर भी देना पड़ेगा उसको, जो डस्ट पार्टिकल है उसको निकलने के लिए। देन क्या करना पड़ेगा, रिमूव लूज कंक्रीट यूजिंग हैमर एंड चिजल। देन अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट। क्यों बॉन्डिंग एजेंट, और ये बॉन्डिंग एजेंट इपॉक्सी बेंडिंग एजेंट और द पॉलीमर बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप उसको रिपेयर करने का, ओल्ड कंक्रीट के ऊपर आपको रिपेयरिंग मटेरियल लगा रहे हो तो उसका बॉन्डिंग बराबर होना चाहिए, इसके लिए आपको बॉन्डिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। देन फिल द एरिया विथ नॉन श्रिंक रिपेयर मोटर और पॉलीमर मॉडिफाइड मेटर। व्हाई नॉन श्रिंक, बिकॉज देयर शुड बी नो वॉल्यूम श्रिंक, और जब ये ड्राई हो जाएगा, इसीलिए नॉन सिंक ग्राउट और रिपेयर मटेरियल से इसको फिल करना पड़ेगा। एंड देन यू नीड टू क्योर प्रॉपर्ली, और द क्यूरिंग टाइम 7 दिन, जो भी है 3 दिन, तो उसको एकदम बराबर क्यूरिंग करना पड़ेगा। ये गया आपका सुपरफिशियल हनीकॉम्ब और द शैलो। ये हो गया आपका सुपरफिशियल और द शैलो। बट और दूसरा तरह का होता है डीप और स्ट्रक्चरल हनीकॉम्ब, क्योंकि ये अंदर तक चला गया। तब आपको क्या पढ़ने का करेगा, फर्स्ट आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एनडीटी परफॉर्म करना पड़ेगा। व्हाई, टू रिवॉन्ड हाउ टू यूटिलाइज पल्सरिटी। क्यों, क्योंकि आपको जानने का है जी कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है, कंक्रीट का हेल्थ क्या है। देन चीप ऑफ द लूज कंक्रीट एंड क्लीन रिइंफोर्समेंट। आपको और जो कंक्रीट है जो आपको इफेक्टेड एरिया का वो निकालना पड़ेगा। देन अप्लाई एंटी करोसिव कोटिंग फॉर रिवर्स, रिवर्स को एंटी करोसिव पेंट देना पड़ेगा। देन recast the area using micro concrete, epoxy grout और short kit। So अगर मान लो कि आप माइक्रो कंक्रीट से हो गया तो माइक्रो कंक्रीट यूज करो, नहीं तो आपको इपॉक्सी ग्राउट करना पड़ेगा to fill the voids और the short kit करना पड़ेगा। Whatever the suitable that you need to do for the
deep or the structural honeycomb, then cure adequately and modified monitor the periodic inspection, क्योंकि ये होने के बाद आपको इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा कि आपको और कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो आप जो कर रहे हो उसको चेक करना पड़ेगा बट पीरियडिकली. सो these are about the repair or rectification for the honeycomb, and these are all about the honeycomb of the concrete. And I hope you find it useful, and if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. And I'm waiting for your valuable comments, so that from your valuable comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.